फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपका अध्याय होगा दूसरा और अम्ल क्षार लवण। इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस लेकर आए जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हम इस वीडियो में आपको बहुविकल्पी, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न सभी प्रकार के प्रश्न बताएंगे। अध्याय 2 विज्ञान, अध्याय 2 अम्ल क्षार और लवण से। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है हमारा बहुविकल्पी का। सिट्रस फल नींबू, संतरा आदि में उपस्थित होता है जिसके कारण यह स्वाद में खट्टा होता है। तो किसके कारण होता है, किस अम्ल के कारण होता है? एस्टिक अम्ल, सिस्ट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट भी करके बताना है आप कितने क्वेश्चनों के आंसर दे पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिस्ट्रिक अम्ल। क्यों होता है सिस्ट्रिक फल, नींबू, संतरा खट्टे फलों में स्ट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। दूसरा क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7, 7 से कम, 7 से अधिक या 0। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं, जिनका कम होता है वो अम्ल होते हैं। तो क्या होते हैं? 7 से कम अम्ल और 7 से अधिक क्या होती है? क्षार होती है। और जो न्यूट्रल होता है 7 होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो पूछा क्या है? अम्लीय पूछा, तो अम्लीय तो हमारा क्या होगा? 7 से कम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से सदैव कम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है तो कितनी होती है? 2, 1, 3, 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। सूत्र क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का? H2SO4। तो पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर कितना? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो हमसे पूछा गया क्या था? हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला, नारंगी, भूरा, लाल या अपरिवर्तित रहता है। क्षारक को यदि हल्दी के साथ मिलाया जाए तो उसका कलर कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूरा लाल हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा? भूरा लाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पांचवा क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, उदयधर्मी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? हो जाएगा अम्लीय होता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड इसको SO2 से डिनोट करते हैं। जलीय विलयन मतलब H2O इसके साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ क्या करेंगे? 2H2 की क्रिया कराएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? H2SO4 प्लस H2O। तो ये क्या हो जाएगा? जल और एक अणु बन जाएगा अम्ल का। तो क्या बनता है? अम्ल। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो ये विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एस्टिक अम्ल की क्षारकता होती है, अथवा ऐसा क्वेश्चन बनता है एस्टिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 होती है। एस्टिक अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ऑप्शन पहला दिया गया इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया इनमें आयरन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आयरन की मात्रा कम होती है। जिसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है वो अधिक अम्लीय होते हैं, जिनमें आयरन की मात्रा कम होती है वो कम अम्लीय होते हैं या दुर्बल अम्ल होते हैं। तो राइट आंसर क्या है? दुर्बल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात इनके आयनन की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अभी हमने जस्ट पहले बताया था 2-3 क्वेश्चन पहले कि 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय होते हैं, 7 से कम अम्लीय होते हैं और जल का पीएच मान 7 होता है।
तो पूछा क्या है, क्षारीय विलयन का पीएच मान तो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। आपसे कभी पूछ दिया जाए ब्लड यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्या होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो रक्त क्या है, रक्त एक क्षारीय विलयन है। रक्त क्या है, एक क्षारीय विलयन है। जल का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.4 होता है, जो कि एक अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा में जल का प्रभावित या संभावित मान या लगभग में मान, एक्यूरेट मान नहीं होता, ये लगभग में मान होता है। यह कि एक अम्लीय वर्षा होती, संभावित में 5.2 या 5.4 कह देते हैं, क्योंकि यह एक अम्लीय वर्षा है। तो इसका एक संभावित मान, कभी कभी किसी जगह पे ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ ज़्यादा होती है, तो वहाँ 5.4 हो जाता है, और जहाँ कम होती है तो 5.2 या 5। तो एक्यूरेट जो रेशियो होता है वो 5.2 को मान ही लिया जाता है, संभावित मान। तो अम्लीय वर्षा का क्या होती है, वो पीएच मान क्या होता है, 7.2 के करीब मान लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, H2SO4 विलयन का पीएच मान है। H2SO4 विलयन का पीएच मान है 0.7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो यह क्या है, एक अम्ल है, तो इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, अभी बताया हमने, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, क्लोरीन, तांबा, जस्ता, सल्फर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, जिंक या तांबा, जिंक या दस्ता। क्या आ जाएगा, जिंक या दस्ता। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन सूचक का रंग होता है, कैसा होता है, लाल, पीला, नीला, रंगहीन। तो कैसा होता है, लाल होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है, लाल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इस बार भी यह पूछा जाएगा कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। क्या होता है, NaCO3 इंटू 10H2O। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसे क्या कहते हैं, धोने का सोडा। इसे क्या कहते हैं, धोने का सोडा। धोने का सोडा, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और रासायनिक सूत्र होता है इसका Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसे धोने का सोडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण कौन है, NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, NaHSO4। विस्थापनीय H की उपस्थिति के कारण NaHSO4 एक अम्लीय लवण है, शेष समस्त लवण सामान्य लवण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ। तो कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं, NaOH, Na2CO3 इंटू 10H2O, NaHCO3, Na2CO3 इंटू H2O। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो क्या निकलती है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके बाद है 2 नंबर के क्वेश्चन, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 नंबरी प्रश्न यहाँ से आएंगे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, तो वीडियो को बस पूरा देखिएगा। इसके बाद अति दीर्घोत्तरी प्रश्न सारे क्वेश्चन करवाएंगे इस चैप्टर से, जो इस बार बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अम्ल किसे कहते हैं, इसके रासायनिक गुण तथा उदाहरण बताइए। अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल की सिंपल सी परिभाषा होती है, वे पदार्थ
जो स्वाद में खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते अम्ल कहलाते हैं। सीधी सी सिंपल सी परिभाषा, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कौन से पदार्थ कहलाते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द अम्ल की शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अतः वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं खट्टे होते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, एक या दो उदाहरण आपको लिखने होंगे। सिरका, सिट्रस फल जैसे नींबू, संतरा, इमली, एस्टिक। इसके बाद आपसे कभी कभी पूछ लेता है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं। एक अम्ल की नॉर्मल परिभाषा है और जब आपसे दूसरे टाइप से पूछेगा तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं। तो आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल H+ आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन नहीं देते अम्ल कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें पानी या किसी विलायक में घोलने पर H+ उत्पन्न हो जाता है या वो टूट जाता है या वो वियोजित होकर H+ देते हैं, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन है आर्हेनियस के अनुसार, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य आयन नहीं देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है। जब हाइड्रोजन देते हैं तो नॉर्मली उनमें हाइड्रोजन उपस्थित होगा। तो कुछ प्राकृतिक स्रोत देख लेते हैं जिससे कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शनल क्वेश्चन में कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब दही में सीधे सीधे पूछ लेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको ये लिखना है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक। दही में लैक्टिक, इमली में टार्टरिक, नींबू एवं संतरा में सिस्ट्रिक और सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। ये कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो आपको ये चारों पांचों चीज़ें रट लेनी है। इसके बाद आता है अम्लों के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण देख लीजिए। धातुओं से अभिक्रिया। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुएं जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो इनकी क्रियाएं क्या होती है? जब धातुओं से क्रिया करते हैं तो उनको हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे जिंक की 2HCl से क्रिया कराते हैं तो ZnCl2 प्लस H2। H2 क्या है? गैस। दूसरा गुण देख लीजिए, धातु कार्बोनेटों तथा हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। सभी धातुएं कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। तो देख लेते हैं CaCO3 की जब 2HCl से क्रिया कराते हैं CaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तीसरा गुण है इनका धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो धातु ऑक्साइड है CaO, क्रिया करते हैं 2HCl तो CaCl2 इंटू H2O। दूसरा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षार और अम्ल से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। या तो क्षार की परिभाषा पूछी जाएगी या क्षार और अम्ल की दोनों की परिभाषा पूछी जाएगी या क्षार और अम्ल में अंतर पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो से आपके कम से कम 10 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन है आपका क्षार या क्षारक या भस्म किसे कहते हैं? रासायनिक गुण भी लिखिए। तो क्षारक या भस्म वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा तथा कड़वा होता है। क्षारक कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा तथा कड़वा होता है तथा स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है।
तो इसकी 2-3 कंडीशंस हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में तीखा होता है या कड़वा होता है, जैसे करेला। वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा या कड़वा होता है, स्पर्श में साबुन जैसा चिकना होता है, क्षारक कहलाते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लिटमस पेपर एक प्रकार का पेपर होता है जिससे लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देते हैं। अब क्वेश्चन जिस प्रकार अम्ल में बनता है, इस प्रकार इसमें भी बनता है कि आर्हेनियस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार, जो आर्हेनियस ने दिया, वो क्षार किन चीज़ों को कहा उन्होंने, क्षार किसे कहेंगे। तो आर्हेनियस के अनुसार क्षार किसे कहेंगे, तो क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित या आयनित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रॉक्साइड आयन OH- देते हैं। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रॉक्साइड आयन देते हैं। अब एक नोट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है या आपके किसी भी क्लास में या किसी भी टीचर द्वारा आपसे पूछा जा सकता है कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है। क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है, तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। तो क्षार क्या होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। जो क्षारक सिर्फ जल में घुलते हैं वही क्षार कहलाते हैं। जैसे हमने 4 क्षारक जल में डाले, उनमें से एक घुला तो वही क्षार कहलाएगा, ना कि सारे क्षारक क्षार कहलाएंगे। तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं। जो सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। तो ये छोटी सी बात है, याद रखने वाली है और एक समझने वाली भी बात है। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। तो क्षार कौन से कहलाते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, और जो जल में घुलनशील होते हैं वो भी क्षारक ही होते हैं। क्षारक ही होते हैं, इसलिए जो क्षार है वो सभी क्षारक होंगे, लेकिन जो सभी क्षारक हैं वो क्षार नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके रासायनिक गुण। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। रासायनिक गुण देख लेते हैं। धातुओं से अभिक्रिया। प्रबल क्षार क्रियाशील धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अतः इन्हें सक्रिय धातुओं के पात्र में नहीं रखा जाता है। धातु प्लस क्षार लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अधातु ऑक्साइडों से क्रिया। अधातु ऑक्साइडों अम्लीय ऑक्साइडों से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड लवण बनाते हैं। इसके बाद आता है अम्लों या क्षारों के जलीय विलयन। अम्लों या क्षारों के जलीय विलयन कैसे होते हैं। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन देते हैं, परंतु ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। जल की उपस्थिति में अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। अतः H+ आयन जल के अणुओं से संयुक्त होकर H3+ हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि जलीय विलयन में अम्ल H+ आयन देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अम्लों तथा क्षारों के मध्य अपक्रिया। अम्लों तथा क्षारों के मध्य अपक्रिया। जब किसी अम्ल की किसी क्षार से क्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। जब किसी अम्ल व क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल प्राप्त होता है। अम्ल क्षारों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण व जल बनने की यह क्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। यह आपसे पूछते उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है। जब कोई अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है तो वह अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
अम्लों तथा क्षारों की प्रबलता। अम्लों तथा क्षारों की प्रबलता। जिन अम्लों तथा क्षारों के आयनन की मात्रा अधिक होती है उन्हें क्रमशः प्रबल तथा प्रबल क्षार कहते हैं, या प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहते हैं। जिन अम्लों तथा क्षारों के आयनन की मात्रा अधिक होती है उन्हें क्रमशः प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार कहते हैं। इसी प्रकार जिन अम्लों तथा क्षारों की आयनन की मात्रा कम होती है उन्हें क्रमशः दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अम्ल या क्षार का तनुता पर प्रभाव बताइए। तो अम्ल या क्षार का तनुता पर प्रभाव क्या होता है? किसी अम्ल या क्षार की जल के साथ अभिक्रिया तनुकरण कहलाती है। तो तनुकरण क्या कहलाती है? किसी अम्ल या क्षार की जल के साथ अभिक्रिया तनुकरण कहलाती है, जिसे प्रति एकांक आयतन में उपस्थित H3O+ या OH- आयन की सांद्रता में कमी हो जाती है। सूचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सूचक किसे कहते हैं या सूचक कौन से पदार्थ होते हैं? वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में अंतिम बिंदु या उदासीन बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। सूचक कौन कहलाते हैं? वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में अंतिम बिंदु या उदासीन बिंदु को निर्धारण करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किसी अनुमापन में अंतिम बिंदु या उदासीन बिंदु को निर्धारित करने में किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचक निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधयुक्त सूचक, सार्वत्रिक सूचक। सूचकों के उदाहरण देख लीजिए, लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थालीन, मेथिल ऑरेंज आदि। तो ये क्या है? उदाहरण है सूचक के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनता है और इस चैप्टर से पूछे जाने वाला दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। पीएच होता क्या है? पीएच मान किसे कहते हैं? पीएच क्या होता है या पीएच मान किसे कहते हैं? परिभाषा बताइए। तो पीएच मान क्या होता है? तो सोरेंस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित, तो सोरेंस ने बताया किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो क्या बताया? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को लॉग से वेस्टेन को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो पीएच मान किसे कहते हैं? पीएच मान का फॉर्मूला आ गया। पीएच मान बराबर क्या होता है? माइनस का लॉग बेस 10 H प्लस सांद्रण। तो इसको क्या लिखेंगे? पीएच बराबर हो जाएगा माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण, या इसको जब माइनस को अंदर जाएगा तो 1/H प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 2 प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अब इसकी दूसरी शब्दों में परिभाषा देख लीजिए। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम आयन, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम आयन या मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, या अन्य शब्दों में पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। अब पीएच मान देख लेते हैं कितने 3 टाइप के पीएच मान होते हैं। पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय कहलाएगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय कहलाएगा, 7 के बराबर है तो विलयन उदासीन कहलाएगा। अब देख लेते हैं दैनिक जीवन में पीएच मान का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, या दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व होता है। पौधे एवं जंतुओं को पीएच के प्रति संवेदनशीलता। जीवन जगत में जीव न्यून पीएच मान क्षेत्र परास में ही जीवित रह पाते हैं। समानतः इनका शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के मध्य ही कार्य करता है।
वर्षा जल के पीएच का मान 5.6 से कम होने पर यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब अम्ल नदी के जल में मिल जाता है तो उसका पीएच मान कम हो जाता है, जिससे जलीय प्राणी का अस्तित्व कठिन हो जाता है। मिट्टी पे देख लीजिए, मिट्टी पे क्या प्रभाव पड़ता है। पौधे के प्रत्येक भाग की उत्तम वृद्धि के लिए पीएच परास की आवश्यकता होती है। उचित परास ज्ञात करने के लिए मिट्टी के नमूने की जांच करके पीएच का मान ज्ञात किया जाता है। पौधे की प्रकृति के अनुसार पीएच का निर्धारण किया जाता है। तीसरा है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारे उदर में स्थित HCl अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द व ज्वलन उत्पन्न कर देता है, जिससे मुक्त होने के लिए प्रति अम्ल लेना पड़ता है। यह HCl की अधिक मात्रा को अभिक्रिया द्वारा उदासीनीकरण करके मिल्क ऑफ मैग्नीशियम प्रति अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है। प्रति अम्ल का एक अच्छा उदाहरण क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों के आत्मरक्षा। पौधे में पीएच मान। लवण। लवण क्या होते हैं? जो तीसरा मोस्ट टॉपिक है लवण। इस पार्ट में क्या है? अम्ल, क्षार और लवण। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लवण। तो किस लवण क्या होता है? लवण किसे कहते हैं? लवण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है लवण किसे कहते हैं बताइए, या लवण किसे कहते हैं उदाहरण से समझाइए, या लवण क्या है? तो किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। जब कोई अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो वह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक, उन आयनिक यौगिकों को लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें लवण कहते हैं। अब आर्हीनियस के अनुसार देख लीजिए, अम्ल की परिभाषा आर्हीनियस के अनुसार, क्षार की परिभाषा आर्हीनियस के अनुसार। अब लवण की परिभाषा देख लेते हैं आर्हीनियस के अनुसार। लवण को जल में घोलने पर यदि अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है तथा लवण के जलीय विलयन में धनायन व ऋणायन उपस्थित होते हैं, धनायन को भास्मिक या क्षारीय मूलक तथा ऋणायनों को अम्लीय मूलक कहा जाता है, क्योंकि लवण का धनायन क्षार से एवं ऋणायन अम्ल से प्राप्त होता है। लवणों के जल अपघटन द्वारा प्राप्त विलयन की प्रकृति इसके द्वारा प्राप्त अम्ल तथा क्षारों की प्रबलता पर निर्भर करता है। लवण समानता अवाष्पशील, गंधहीन, विद्युत संयोजक होते हैं। अब आपके आते हैं नमक। कुछ यौगिक आते हैं जिन्हें क्या होते हैं, वो यौगिक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनका रासायनिक नाम क्या होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, पहला एक यौगिक है नमक। नमक तो आपने सबने सुना होगा, जो खाने में यूज होता है उसे साधारण नमक कहते हैं। उस नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपसे पूछ लेगा खाने वाले नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खाने वाले नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या होता है? साधारण नमक का अणुसूत्र होता है। जब HCl एवं NaOH की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण सोडियम क्लोराइड कहलाता है। अम्ल कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन क्लोराइड और NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो उसके फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। जो ये सोडियम क्लोराइड है इसे ही हम क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। साधारण नमक क्या होता है? यह एक उदासीन लवण है। साधारण नमक NaCl द्वारा कई उपयोगी पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे खनिज नमक भी कहा जाता है। दूसरा यौगिक है हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यौगिक है। आपसे केवल समीकरण पूछ सकता है, कैसे बन सकते हैं, या इनका रासायनिक सूत्र ही पूछ सकता है आपसे। तो वीडियो पूरा आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको बस लास्ट तक देखना है इसे। रासायनिक नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक क्या होता है? इसे सोडियम
हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। तो कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं? रासायनिक नाम क्या होता है इसका? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इसका अणु सूत्र होता है NaOH। इसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह द्वारा NaCl वियोजित NaOH प्रदान करता है। यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह द्वारा NaCl वियोजित NaOH प्रदान करता है। यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। इसके उपयोग देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीज हटाने में, साबुन तथा अपमार्जक, कागज के निर्माण में, कृत्रिम फाइबर आदि के निर्माण में। अब नेक्स्ट यौगिक है विरंजक चूर्ण। क्या होता है विरंजक चूर्ण? किसे कहते हैं, या इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, या इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका सामान्य नाम क्या होता है, और अणु सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। विरंजक चूर्ण का क्या होता है रासायनिक नाम? तो आपको याद रखना है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट, या इसे बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। क्या बोलते हैं? क्लोराइड ऑफ लाइम, या इसको ये बोलते हैं कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। ये था रासायनिक नाम। आपसे पूछ सकता है साधारण नाम क्या होता है विरंजक चूर्ण का? तो साधारण नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। साधारण नाम क्या होता है विरंजक चूर्ण का? ब्लीचिंग पाउडर। इसका अणु सूत्र क्या होता है? CaOCl/Cl, या ऐसे बोल सकते हैं CaOCl2। विरंजक चूर्ण या क्लोराइड ऑफ लाइम या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सूत्र होता है CaOCl2। इसकी निर्माण विधि क्या होती है? औद्योगिक स्तर पर इसे हेसन क्लेवर अथवा बैचमैन विधियों द्वारा शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। इसका सूत्र देख लीजिए कैसे प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड Cl2, तो क्या बन जाए CaCl2। उपयोग क्या होता है इसका? उपयोग सूती तथा लिनेन वस्त्रों तथा लकड़ियों की लुगदी को विरंजक पेयजल में शोधन, कीट जीवाणुनाशक के रूप में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, यौगिकों के ऑक्सीकरण तथा चीनी को सफेद करने हेतु किया जाता है। नोट: विरंजक चूर्ण मिश्रण है, इसका अणु सूत्र अणुभार नहीं होता है। विरंजक चूर्ण मिश्रण है, इसका अणु सूत्र तथा अणुभार नहीं होता। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा? आपसे कभी पूछते कि बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए, तो आपको परेशान नहीं होना है। खाने का सोडा और बेकिंग सोडा को एक ही चीज़ है, या दोनों के एक ही नाम है। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा दोनों एक ही नाम है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो चौथा पॉइंट क्या था हमारा? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा दोनों एक ही नाम है। इनका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों एक ही नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणु सूत्र होता है NaCO3। यहाँ 3 छूट गया है, तो इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 होता है। तो क्या होता है? NaHCO3। और अणुभार होता है 84। क्या होता है? 84। तो निर्माण विधि क्या होती है? प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जल विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है? प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में H2O और CO2 की क्रिया कराते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसे 2NaHCO3 कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? इससे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा तथा पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का मिश्रण
झाग युक्त पेय पदार्थ, आमाशय की अम्लता को दूर करने वाली औषधि, प्रति अम्ल के रूप के निर्माण में, चर्म रोग के निदान में, कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु, आग बुझाने वाले यंत्र आदि में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है या खाने वाले सोडा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है या प्रोडक्ट नंबर नेक्स्ट है कि धावन सोडा या धोने वाला सोडा क्या होता है। धावन सोडा किसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम पूछ सकता है, या खाने वाले सोडा या धावन सोडा या धोने वाले सोडा। तो सोडा दो प्रकार के होते हैं, एक खाने वाला एक धोने वाला। तो ये धावन सोडा है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सामान्य नाम क्या होता है? इसे सोडा एस या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे सोडा एस या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका अणु भार 286 होता है। अणु सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है अणु सूत्र? क्या होता है इसका अणु सूत्र? आपसे पूछ सकता है कि आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ देगा कौन सा है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसकी निर्माण विधि, धावन सोडा कैसे बनाते हैं? धावन सोडा बेकिंग सोडा को गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो धावन सोडा का निर्माण कैसे होता है? बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडा को गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो खाने वाला सोडा क्या होता है? Na2CO3, फिर इसका 10H2O से क्रिया कराते तो बन जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका उपयोग होता है, इसे कपड़े धोने के सोडे के रूप में, जल की कठोरता दूर करने में, कांच, कागज, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर आदि के निर्माण के प्रयोग में, प्रयोगशाला कर्मक के रूप में, आँखों की दवाई, जीवाणुनाशक तथा रोगाणु रोधकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, शायद इस बार भी परीक्षा में आपके जरूर आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अणु सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये क्या होता है? ये अणु सूत्र होता है। तो आपसे पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, और कई ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक होगा कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। तो इस जहाँ पर कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O दिया हो या कैल्शियम सल्फेट दिया हो, उसे क्या कहेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। तो इसका सामान्य नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। अणु भार होता है 136.134। निर्माण विधि कैसे करते हैं इसका? जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसे जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम किसे बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसे जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या जिप्सम को 373 केल्विन के ताप पर गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O से क्रिया करता है, जब गर्म करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। इसे क्या कहते हैं? इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सामान जैसे मूर्ति, खिलौनों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा, दीवारों को चिकना बनाने तथा उन पर अलंकरण कार्य में प्रयोग किया जाता है। इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। क्रिस्टलन जल क्या होता है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। यदि आप बाकी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम उन सभी क्वेश्चनों को भी बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।